हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसबीआई से होम लोन जो है वो किस तरीके से लिया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। काफ़ी इन डेप्थ जो है वो वीडियो होने वाला है। अगर आप भी होम लोन लेना चाहते हो और खासकर एसबीआई से होम लोन लेना चाहते हो तो आज के वीडियो में आपको सरल भाषा में जो है वो पता चलेगा कि एसबीआई से होम लोन लेने का क्या प्रोसेस वगैरह जो है रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये भी देखेंगे कि अगर 25 लाख रुपए का होम लोन जो है वो 10 सालों के लिए लेते हैं तो मंथली ईएमआई वगैरह जो है वो कैसे कैलकुलेट होती है, ठीक है ना। तो काफ़ी डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हम क्रेडिट कार्ड, होम लोन, पर्सनल लोन से रिलेटेड जो भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन रहती है वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक वीडियो बना करके जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए समझते हैं चल करके। सबसे पहली चीज़ तो समझते हैं कि एसबीआई में होम लोन का भी इंटरेस्ट रेट वगैरह क्या चल रहा है। सबसे पहले हम चलते हैं एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट में जो कि है homeloans.sbi, और यहाँ पर आप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जो है वो साफ साफ देख सकते हो जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 6.70%। थोड़ा सा अगर हम डिटेल में जाने जा करके तो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 6.70%। लोन का जो आप अमाउंट वगैरह ले सकते हो ना, वो ले सकते हो जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू उसका 90% तक का जो है वो आप जो है होम लोन वगैरह ले सकते हो एसबीआई से। और लोन लेने की जो अवधि रहेगी मैक्सिमम से मैक्सिमम वो रहेगी 30 साल के आसपास। प्रोसेसिंग चार्जेस की अगर हम बात करें तो नील चल रहा है अंडर होम लोन फेस्टिव ऑफर। मतलब अभी क्या देखो, यहाँ पर ना अलग अलग होम लोन के ऑफर वगैरह चलते रहते हैं। तो अगर किसी ऑफर के अंडर में अगर आपको जो है वो लोन वगैरह मिल जाता है ना तो उसकी प्रोसेसिंग फीस जो है वो नील हो जाती है ना। नहीं तो फिर बहुत माइनर सी वगैरह जो है वो रहती है, जाकर के जो भी आप होम लोन का अमाउंट ले रहे हो उसका कुछ सेट ऑफ परसेंटेज जो है वो चार्ज करते हैं एज अ प्रोसेसिंग फीस। तो अगर हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर देखे जा करके तो यहाँ पर कई तरीके के आपको जो है वो लोन देखने को मिलते हैं, जैसे कि एसबीआई रेगुलर होम लोन, एसबीआई बैलेंस ट्रांसफर फॉर होम लोन, एसबीआई एनआरआई होम लोन और एसबीआई फ्लेक्सी पे होम लोन है। ठीक है, तो हम अभी बात करते हैं एसबीआई रेगुलर होम लोन की। तो यहाँ पर आप जाओगे रेगुलर होम लोन के अंदर तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट में देखो यहाँ पर फीचर्स वगैरह दिए हैं, एलिजिबिलिटी दी है। अगर हम क्विक में एलिजिबिलिटी समझे जा करके कि अगर आपको एसबीआई से होम लोन लेना है तो क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रहेगा। तो आप इंडियन होने चाहिए सबसे पहले तो, और आपकी जो मिनिमम एज है ना वो 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज जो है वो 70 साल होनी चाहिए। मतलब 18 साल से लेकर के 70 साल के बीच में जो है वो आपकी एज होनी चाहिए। और जैसा कि हमने बात करी थी कि लोन जो है वो आप मैक्सिमम ले सकते हो 30 सालों के लिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे जा करके तो हम चलते हैं एक ईएमआई कैलकुलेटर वेबसाइट में जो कि काफ़ी पॉपुलर ईएमआई कैलकुलेटर है और काफ़ी डिटेल्ड जो है वो ईएमआई कैलकुलेट करके दे देता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं चल के कि अगर हम 25 लाख रुपए का होम लोन 10 सालों के लिए लेते हैं एसबीआई से तो हमारा मंथली ईएमआई वगैरह हम जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। और इस ईएमआई कैलकुलेटर का जो है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप भी जा करके जो है वो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट पर और अलग अलग जो आपके साल की वगैरह की रेंज होगी, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको 5 साल के लिए चाहिए, 10 साल के लिए चाहिए, 25 साल के लिए चाहिए, वो इनपुट वगैरह के हिसाब से जो है वो आप डेटा देख सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 50 लाख पड़ा है तो इसको हम कर देते हैं भाई 25 लाख रुपए का मुझे जो है वो होम लोन चाहिए। यहाँ पर हमने कर दिया 25 लाख रुपए सेट। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ये था, यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर दिया 25 लाख रुपए। तो 25 लाख रुपए का अब जो एसबीआई में होम लोन का इंटरेस्ट चल रहा है जैसा कि हमने ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह में देखा हुआ था, वो देखा था भाई 6.70% के आसपास जो है वो इंटरेस्ट रेट चल रहा। तो हम चलते हैं यहाँ पर हम डालते हैं 6.70। यहाँ पर हमने डाला 6.70। इसके बाद जो लोन हमें है वो लेना है, हमें अगर 10 सालों के लिए लोन है, हम अलग अलग ईयर के हिसाब से देखेंगे। अगर 10 साल के लिए लोन लेना है तो हमारा मंथली ईएमआई क्या बनेगा, 20 सालों के लिए हमारा मंथली ईएमआई वगैरह क्या बनेगा और क्या मेजर डिफरेंस आएगा। तो अगर यहाँ पर मैं 10 साल सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो जो आपका मंथली ईएमआई बन रहा है वो बन रहा है 28,642 रुपए। और जो टोटल आप अगर 25 लाख रुपए का लोन जो है वो 6.7% एसबीआई से लेते हो, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है। अगर हम यहाँ पर जाएं, एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट जो है ना ये बिल्कुल मिनिमम है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, सिविल स्कोर अच्छा है, तभी आपको 6.70% पर जो है वो होम लोन मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आप देख सकते हो स्टेबल में सिविल स्कोर की एक रेंज दी हुई कि अगर आप 30 लाख रुपए तक लोन ले रहे हो, जो कि हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से फिट बैठ रहा है क्योंकि यहाँ पर हम 25 लाख के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो अगर आप 30 लाख रुपए का जो है होम लोन ले रहे हो टू 30 लाख, तो कुछ सिविल स्कोर का जो है वो कुछ इस तरीके का सिनेरियो रहेगा। अगर आपका सिविल स्कोर 750 के ऊपर है तब तो आपको 6.70% पर होम लोन वगैरह जो है वो मिल जाएगा। और वहीं पर अगर आप 30 लाख रुपए के ऊपर जाकर के लोन ले रहे हो तो भी 750 प्लस
प्लस के ऊपर अगर आपका सिविल स्कोर है तो आपको 6.70% के आसपास मिलेगा जाकर के। वहीं अगर आपका सिविल स्कोर कम हो जाता है 700 से 750 की रेंज में आ जाता है तो आप देख सकते हो 0.10% जो है वो इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और जैसे जैसे आपका सिविल स्कोर गिरता जाएगा इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो सिविल स्कोर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपको कम ब्याज दर पे जो है वो लोन चाहिए होता है, खासकर होम लोन ना। तो अब हम चलते हैं वापस से अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। तो यहाँ पर हमने इनपुट डाल लिए थे 25 लाख रुपए का होम लोन, 6.70% के इंटरेस्ट रेट पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि भाई आपका सिविल स्कोर बढ़िया और 10 साल के लिए। तो मंथली ईएमआई जो है वो 28,642 रुपए निकल करके आ रही। टोटल जो आप इंटरेस्ट पे करने वाले हो इस इनपुट के हिसाब से 25 लाख का होम लोन अगर आप 10 सालों के लिए लेते हो 6.70% के हिसाब से, तो सिर्फ इंटरेस्ट का ब्याज का जो आपको 10 सालों में पे करना पड़ेगा बैंक को, वो करना पड़ेगा 9,37,047 रुपए के आसपास। और टोटल आपने लोन लिया था 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए का, और ब्याज आप जो है 10 सालों में इतना पे कर रहे हो। तो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट मिला करके जो टोटल अमाउंट आपको बैंक को पे करना पड़ेगा, लोन लिया 25 लाख का और टोटल 10 सालों में जो आपको बैंक को पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा 34,37,047 रुपए। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है बहुत इजी तरीके से जो है वो मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज करके देखते हैं कि मान लीजिए आपका सिविल स्कोर, जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि सिविल स्कोर जो है वो 700 से 749 के बीच में है, तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.80% हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर जाकर के 6.80% अगर हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, डालते हैं, तो आप देख सकते हो जो आपका मंथली ईएमआई है उसमें थोड़ा सा जो है मतलब कि थोड़ा सा आपकी मंथली ईएमआई थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जो कि 28,770। उसका इंपैक्ट हर जगह पे पड़ेगा, इंटरेस्ट आपका थोड़ा बढ़ जाएगा, टोटल जो आप अमाउंट पे करने वाले हो वो बढ़ जाएगा। अब यहीं पर अगर जो है वो हम अवधि को बढ़ा के देखें 10 साल की जगह मैं 20 साल कर दूं जा करके, उससे पहले एक चीज और डिस्कस करते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हो ये जो ग्रीन वाला एरिया है ये प्रिंसिपल अमाउंट है, और ये ऑरेंज वाला जो कट आप देख रहे हो ये आप जो है इंटरेस्ट पे कर रहे हो, जो कि है 9,52,410 रुपए के आसपास। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसको करता हूँ 20 साल, ठीक है ना, तो जब आप 20 साल करोगे तो आप देखोगे मंथली ईएमआई जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी, जो कि हो जाएगी 19,083 रुपए के आसपास। बट अब आप देखोगे इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। तो लोन की अवधि जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे तो ईएमआई वगैरह का जो है वो तो कम हो जाएगी, बट आपको टोटल जो जितने ज़्यादा सालों के लिए लोगे उतना ही ज़्यादा जो है वो ब्याज देना पड़ता है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो ब्याज है वो आपको देना पड़ रहा है 20,80,037 रुपए। टोटल आपका अमाउंट भी बढ़ गया, प्रिंसिपल अमाउंट आपने 25 लाख रुपए का लोन लिया था, आप अब उसके लिए जो है वो 45 लाख रुपए 20 सालों में जो है वो बैंक को पे करने वाले हो ना। अब आप यहाँ पे भी देखोगे कि वहाँ पर जब आप 10 साल के लिए ले रहे थे तो कितना, वापस से अगर मैं यहाँ पे कहूँ 10 साल के लिए दे रहे थे तो आप देख रहे थे तो इंटरेस्ट का जो कट बना था ऑरेंज कलर का वो कितना कम था, प्रिंसिपल अमाउंट, तो मतलब आप ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे थे। वहीं अगर हम इसको 20 साल कर देते हैं तो आप देखोगे कि आप लगभग उतना ही इंटरेस्ट पे कर रहे हो, 45% के आसपास इंटरेस्ट है, 54% जो है प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब आप लगभग उतना ही इंटरेस्ट पे कर रहे हो जितना आपने जो है वो होम लोन लिया था, ठीक है ना। बट क्या रहता है कुछ लोग का मंथली इनकम इतना ज़्यादा नहीं होता है तो उन्हें ज़्यादा समय के लिए जो है वो लोन चाहिए होता है। लोग 25-25, 30-30 मैक्सिमम जो है वो तो खैर आप 30 सालों के लिए ही लोन ले सकते हो। अगर इसी को मैं 30 साल कर दूं जाकर तो आप देखोगे मंथली ईएमआई और कम हो जाएगा। बट आप जब 30 सालों के लिए करोगे तो आप देख सकते हो कि जो आप इंटरेस्ट पे करने वाले हो वो कितना ज़्यादा जो है वो बढ़ जा रहा है, ठीक है। जितना आपने लोन का अमाउंट लिया तो उससे कहीं ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा था। मान लीजिए लोन लिया मैंने 25 लाख रुपए का और इंटरेस्ट जो है वो ब्याज जो मुझे बैंक को देना पड़ रहा है वो देना पड़ रहा है 33,67,337 रुपए। ये सिर्फ ब्याज देना पड़ रहा है। मतलब 25 लाख के लोन पर मुझे 30 सालों के लिए अगर मैंने लिया तो मुझे 58,67,327 रुपए देने पड़ रहे, मतलब ब्याज जो है मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना। तो ये इस हिसाब से जो है ये ईएमआई कैलकुलेटर काफ़ी हेल्प करता है आपको ईएमआई वगैरह जो है वो कैलकुलेट करने के लिए मंथली, और आपको आप अपनी अच्छे से जो है वो प्लानिंग वगैरह जो है वो कर सकते हो। साथ ही साथ जो है वो आप इसमें एक अपना शेड्यूल वगैरह भी देख सकते हो कि मान लीजिए मैंने लोन के लिए अप्लाई करा था मार्च में और अप्रैल में जाकर के मेरा लोन जो है वो अप्रूव हो गया, मेरी ईएमआई जो है वो अप्रैल से बन गई, तो अप्रैल मंथ से पूरा जो है वो आपका एक शेड्यूल आ जाएगा। एक आपको बार चार्ट भी दिखाई देगा, ईयर वाइज जो है वो आपको प्रिंसिपल इंटरेस्ट रेट का बैलेंस वगैरह का जो है वो एक बार चार्ट दिखाई देगा। साथ ही साथ पूरी कंप्लीट एक टेबल दिखाई देगी जिसमें आप मंथ वाइज मंथ ईयर का भी आपको दिखेगा कि कितना प्रिंसिपल अमाउंट आप पे कर रहे हो, कितना इंटरेस्ट वगैरह है और कितना परसेंट आपने टोटल जो लोन लिया था उसका कितना परसेंट अमाउंट जो है वो 2022 में पे कर दिया, फिर 2023 में पे कर दिया। साथ ही साथ आप जो है पूरा टेबल में चार्ट दे सकते हो अपनी मंथ वाइज मंथ ईएमआई का, कि मैंने अप्रैल से मेरी ईएमआई अगर शुरू हुई है तो प्रिंसिपल अमाउंट इतना था, इंटरेस्ट इतना था, मतलब टोटल
टोटल जो है मैं इतना ईएमआई पे कर रहा हूँ, जो भी मेरा मैंने लोन लिया था उससे ये जो ईएमआई है वो माइनस हो जाएगी। इस तरीके से प्रॉपर जो है वो पूरा ईयर वाइज जो है, मंथ वाइज जो है वो आपको ईएमआई का एक टेबल वगैरह दिख जाता है, जिसका आप आसानी से जो है वो प्रिंट वगैरह भी ले सकते हो। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूंगा। आप खुद जा करके अलग अलग इनपुट डाल करके जो है वो अपनी अच्छे से प्लानिंग कर सकते हो। बिना ईएमआई कैलकुलेटर का यूज़ करें ना, आपको नहीं आइडिया लगेगा कि आप जो है इतने सालों में कितना इंटरेस्ट पे करने वाले हो। आप एक एक अमाउंट कैलकुलेटर लेके तो कैलकुलेट करोगे नहीं, यहाँ पर जो है वो आप अलग अलग सिनारियों में डेटा को कैलकुलेट कर सकते हो, उसके हिसाब से जो है प्लानिंग कर सकते हो। अब हम चलते हैं वापस अपने मुद्दे पर। तो हम समझते हैं चल करके भाई, अब हमें एसबीआई से अगर हमें होम लोन लेना है तो हमें मेजर मेजर क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ रही है, ऑफिशियल एसबीआई की वेबसाइट है। अब यहाँ पर अगर देखे जाकर तो लिस्ट ऑफ पेपर्स, हमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, हमें चाहिए होंगे जो भी एम्प्लॉयर है उसका आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होगा, ठीक है। लोन एप्लीकेशन चाहिए होगा, कंप्लीटेड लोन एप्लीकेशन फ्रॉम ड्यूली फिल्ड एफेक्स विद दिस 3 पासपोर्ट्स है, जो भी इनका एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा होम लोन अप्लाई करने के लिए ना, उसमें सारा उसको कंप्लीट करना होगा, जहाँ जहाँ जैसे जैसे फोटो लगेगी वो कंप्लीट करनी होगी, जिसमें लिखा हुआ है कि 3 पासपोर्ट साइज जो है उसमें फोटो वगैरह भी लगेगी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए होगी, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई भी एक होगा तो चल जाएगा। एड्रेस प्रूफ वगैरह चाहिए होगा, एड्रेस प्रूफ में आप देखोगे रिसेंट कॉपी ऑफ टेलीफोन बिल अगर आपके पास है तो वो चल जाएगा। अगर आपके नाम पर कोई पोस्टपेड टेलीफोन वगैरह चल रहा है ना, उसका बिल वगैरह आता है तो उसे आप दे सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसे भी दे सकते हो। मतलब किसी भी तरीके के जो आपके यूटिलिटी बिल्स वगैरह होते हैं ना, वो आते हैं ना, तो वो सारे आपके चल जाएंगे अगर आपके नाम पे आते हैं, ठीक है। पाइप गैस लाइन जो उसका बिल अगर वो आता है वो आप दे सकते हो, ठीक है। पासपोर्ट चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा, आधार कार्ड चल जाएगा एड्रेस आईडी प्रूफ के लिए, मतलब केवाईसी का जो है वो सिस्टम चाहिए। प्रॉपर्टी वगैरह जो आप है ना उसके पेपर्स वगैरह भी चाहिए होंगे सारे। क्या चाहिए होंगे, परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन, किसी भी जगह पर जो है ना, जब आप जमीन होती है प्लॉट लेने जा रहे हो ना, तो उसमें घर बनाने की जो है वो परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है ना, तो वो परमिशन का जो है वो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। वो जो नक्शा वगैरह बनता है ना उसका डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। यहाँ पे लिखा है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल चाहिए होगा, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, इन केस ऑफ रेडी टू मूव प्रॉपर्टी अगर है तो शेयर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ये ओनली फॉर महाराष्ट्र के लिए है ना। अप्रूव्ड प्लान चाहिए होगा, वही अप्रूव्ड प्लान जो एक नक्शा वगैरह बनाया जाता है ना कि हाँ ये घर किस तरीके से बन रहा है ना। पेमेंट रिसिप्ट चाहिए होगी फॉर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट शोइंग ऑल पेमेंट मेड टू बिल्डर, ठीक है। सेलर, अगर आप बिल्डर वगैरह से घर ले रहे हो तो जो भी आपने पेमेंट वगैरह तो उसकी सारी स्लिप वगैरह चाहिए होगी। अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए होगा, लास्ट 6 मंथ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फॉर ऑल बैंक अकाउंट हेल्ड बाई द एप्लीकेंट। अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जो जो भी आपके सेविंग बैंक अकाउंट वगैरह चल रहा है ना, उन सभी बैंक अकाउंट के लास्ट 6 मंथ का जो है वो आपको कॉपी वगैरह देनी पड़ेगी। इफ एनी प्रीवियस लोन अदर बैंक लेंडर देन लोन अकाउंट स्टेटमेंट फॉर 1 ईयर चाहिए होगा, ठीक है ना। तो अगर आपका कहीं और से भी जो है लोन वगैरह चल रहा है ना किसी और बैंक के साथ, तो वो भी जो है वो भी स्टेटमेंट वगैरह जो है वो आपको देने पड़ेंगे। इनकम प्रूफ ऑफ सैलरीड एप्लीकेंट, को एप्लीकेंट, गारंटर, जब आप देखो होम लोन या लोन के लिए अप्लाई करते हो ना तो गारंटर वगैरह भी चाहिए होता है। खासकर होम लोन जो है वो काफ़ी कम इंटरेस्ट पे मिलने वाला लोन है ना, तो इसमें जो है आपको गारंटर भी चाहिए होता है। अब तो गारंटर के भी कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो क्या डॉक्यूमेंट होंगे, वो होंगे सैलरी स्लिप और सैलरी सर्टिफिकेट लास्ट 3 मंथ की जो है, जो भी गारंटर आप लेकर के जा रहे हो ना उसका भी सैलरी स्लिप लगेगा। कॉपी ऑफ फॉर्म 16, अब जो आप आईटी रिटर्न वगैरह आप भरते हो ना तो वो भी आपका जो है वो 2 साल की कॉपी लगेगी, अगर आप जो है वो जॉब वगैरह करते हो। वहीं अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस क्लास के लिए जो है वो नीचे कुछ चीज़ें दी गई है ना। नॉन सैलरीड पर्सन, मतलब कुछ बिजनेस वगैरह चल रहा है, कोई शॉप आपकी चल रही है तो उसमें आपका बिजनेस का एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। तो सैलरी वाले जो सैलरीड बंदा है उसके लास्ट 2 ईयर का आईटी रिटर्न की कॉपी चाहिए होगी, और जो बिजनेस वगैरह कर रहा है उसके लास्ट 3 ईयर की चाहिए होगी। बैलेंस शीट चाहिए होगी, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट वगैरह चाहिए होगा ना, बिजनेस लाइसेंस डिटेल चाहिए होगी, जो भी आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन वगैरह है ना, टीडीएस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, सर्टिफिकेट फॉर क्वालिफिकेशन वगैरह चाहिए होगा ना, फॉर सीए, डॉक्टर एंड प्रोफेशनल, अगर प्रोफेशनल हो सीए वगैरह प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो ना तो उस केस में जो भी आपका डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह ना उसकी कॉपी भी जो है वो लगेगी जाकर के। और सिंपली जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन कर रहा है, यहाँ से आप जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह है तो अपलोड कर सकते हो, देन फिर जो है ये बैंक की टीम आपसे कॉन्टैक्ट वगैरह कर लेगी। अब हम चलते हैं यार एक प्रोसेस समझते हैं चल करके कि ये सब चीज़ें तो हमारे पास तैयार हो गई, अब क्या प्रोसेस होता है एसबीआई से होम लोन लेने का, जो काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर जो है वो 9 प्रोसेस है वो
वो हम समझते चल क्या है। सबसे पहला है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। जो भी आपके प्रॉपर्टी की जो भी हमने डॉक्यूमेंट की बात करी थी, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। उसको आप एक बंडल बना लो। फिर उसके बाद जो है वो ई स्टैंपिंग चलती है, सब पे जो है वो स्टैंप वगैरह लगाए जाते हैं, देख सकते हो। गेट द सेल्स एग्रीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट ई स्टैंप फॉर ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन, टू एग्रीमेंट्स आर मेड, वन फॉर सेल एंड अनदर फॉर कंस्ट्रक्शन। अब दो एग्रीमेंट बनते हैं, एक तो होता है भाई खरीदने वाला, एक होता है कि उस पे जो अगर आप जमीन वगैरह है तो उस पे एक जो है वो बनवाने वाला होता है ना। सबमिट एप्लीकेशन, सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म बाय अटैचिंग अलॉन्ग विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एंड इनकम। जो भी आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब प्रॉपर्टी के हो गए, जितने भी है खरीदने बेचने का, मतलब जितना सारा है ना, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको मिलने के बाद उसे जो है वो आपको सबमिट करना होता है। सॉफ्ट अप्रूवल, अब इस पे एक ना सॉफ्ट अप्रूवल चलता है। अब सॉफ्ट अप्रूवल किस बेसिस पे चलता है? वो चलता है आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन द बैंक विल चेक द सिविल स्कोर। जो अभी हमने सिविल स्कोर की बात करी थी ना, जिसके बिहाफ पर ये डिसाइड होता है कितने इंटरेस्ट पर जो है बैंक आपको लोन देगा। तो सिविल स्कोर ऑफ एप्लीकेंट एंड हिज हर इनकम डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। जो भी आप देखो, अब जो हमने बात करी थी सिविल स्कोर की बात करी थी, इनकम डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात करी, तो उस बेसिस पे फिर जो है वो एक का सॉफ्ट अप्रूवल मिलेगा कि हाँ भाई, एक आपका प्रोफाइल क्रिएट होगा। उसके बेस में देखा जाएगा कि हाँ भाई, इस बंदे को जो है वो हमें कितना लोन जो है वो किस परसेंट पर जो है वो ऑफर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एप्लीकेशन में लिख दिया कि भाई मेरे को 50 लाख रुपए का लोन चाहिए और आपकी जो मंथली सैलरी है वो 25,000 रुपए, और आपका पहले से कोई लोन वगैरह चल रहा है ना, तो उस केस में फिर जो है ना, बैंक जो है आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगा, या आपको ये बताएगा कि भाई हम जो है वो आपको इतना ही लोन ऑफर कर सकते हैं आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, क्योंकि भाई आपका पहले से लोन चल रहा है और आपकी इतनी सैलरी जो है वो है नहीं। तो ये सब चीज़ें जो है वो इसीलिए आपसे जो है वो ITR की कॉपी वगैरह मांगी जाती है, सैलरी स्लिप मांगी जाती है, ताकि ये जस्टिफाई हो सके कि हाँ भाई, जितने लोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उतना लोन आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लीगल ओपिनियन है, फिर ये आता पांचवा पॉइंट है लीगल ओपिनियन। एट दिस स्टेज ऑल द लीगल डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड बाय द SBI पैनल एडवोकेट। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्कोर दैट इन सम केसेस एडिशनल डॉक्यूमेंट। देखो अभी क्या है ना, कि जब आप डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर देते हो ना, तो उनका भी एक लीगल डिपार्टमेंट रहता है, ठीक है ना। वो सारे आपके डॉक्यूमेंट देखेगा, उसको वेरीफाई करेगा, ठीक है। और अगर उसे लगता है कि नहीं, हमें कुछ और डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए होंगे ना वेरिफिकेशन के लिए, तो वो और डॉक्यूमेंट जो है वो आपसे मांग सकता है, ठीक है। टेक्निकल चेक फिर उसके बाद होता है। टेक्निकल चेक में क्या है, द हिस्ट्री एंड द करंट कंडीशन ऑफ द प्रॉपर्टी चेक्ड बाय द बैंक पैनल। फिर जहां पे भी जो भी प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हो ना, तो बैंक की जो टीम होगी, जो होम लोन वाली देने वाली टीम होगी, जो टेक्निकल इंस्पेक्शन वगैरह करती है, वो जाकर के आपकी प्रॉपर्टी को देखे कि हाँ भाई, कितनी पुरानी है, कितने कितने लोगों ने इस प्रॉपर्टी को खरीदा हुआ है, और जो आप अप्लाई कर रहे हो जिस चीज़ के लिए, उसे स्टैंडर्ड वगैरह को मीट कर रही है नहीं कर रही है ना। अब हम यहाँ पर देखिए जाकर सातवां पॉइंट जो है वो है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। देन जो फिर जो SBI वगैरह की टीम होगी जो जाएगी, वो फिर वो अपना डिसाइड करेगी कि इस प्रॉपर्टी का जो है वो ये वैल्यूएशन बैठ रहा है, जाकर के उस हिसाब से जो है वो आपको लोन वगैरह जो है वो सैंक्शन करेगी। फिर यहाँ पे वही आप देख सकते हो, लोन सैंक्शन वाला प्रोसेस आएगा कि भाई प्रॉपर्टी वगैरह वेरीफाई हो गई, देख लिया, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह समझ लिए, फिर जो है वो आपको प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पे जो है वो जो भी आप लेने वाले हो ना, उसके हिसाब से जो है वो आपको लोन मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि जो प्रॉपर्टी की है वो आपने देखी जाए, वो प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू जो है वो 20 लाख रुपए है, और आप जो लोन लेना उठाना चाह रहे हो वो 40 लाख का उठाना चाह रहे हो ना, तो ये सब चीज़ें ही वेरीफाई करती है। आप लोन एग्रीमेंट है, देन फिर जब सारा चीज़ें सेट हो जाएगी जाकर के, देन फिर प्रॉपर जो है बैंक है एक लोन एग्रीमेंट वगैरह बनवाएगा जाकर। आफ्टर लोन सैंक्शन द बैंक देन प्रिपेयर अ लोन एग्रीमेंट विच नीड टू बी ड्यूली साइंड बाय द बोरोवर ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्री। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द बैंक कंपनीज द बोरोवर एंड। देखो आप जब आपका सारा एग्रीमेंट बनेगा जा करके ना, वही जब आप रजिस्ट्री STLM जाते हो, तो वहाँ पे बैंक वाला बंदा भी रहेगा, आप भी रहोगे, जिससे आप मकान खरीद रहे हो, ज़मीन खरीद रहे हो ना, वो बंदा भी रहेगा ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारा जो है वो सब एक तरीके से जो है वो सारा एक प्रॉपर एग्रीमेंट वगैरह जो है वो बनेगा जा करके, देन जो है वो पूरा सिस्टम जो है वो फाइनलाइज होगा आपका होम लोन का। तो ये थे सारे कंप्लीट प्रोसेस जो हमने अलग अलग एस्पेक्ट से वगैरह समझे जा करके, और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अगर फिर भी आपके माइंड में जो है वो कोई डाउट वगैरह आ रहा है, तो आप कमेंट करके इस वीडियो में जो है वो पूछ सकते हो। और ये EMI कैलकुलेटर को आप जरूर यूज़ करना, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा प्लानिंग करने के लिए, कितना होम लोन जो है वो आपको कितने सालों के लिए लेना चाहिए, और कैसे कम से कम इंटरेस्ट में अगर आपको होम लोन मिल जाएगा तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है जो आपकी मंथली EMI, या आप जो इतने सालों में लोन का इंटरेस्ट बैंक को पे करने वाले हो। तो उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट करना। तो आई होप ये एक डिटेल्ड वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके हमें भी मोटिवेट करें, और चैनल को जो है वो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।